दोस्तों नमस्कार। चित्रकूट एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने जहाँ तक कर लिया था उसके आगे से आज देखेंगे आइजैक न्यूटन तथा स्पेक्ट्रम। इस टॉपिक को आज इस क्लास में देखेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। तो आइजैक न्यूटन ने प्रकाश के स्पेक्ट्रम के संबंध में कुछ बातें बताई, तो उनको आज इस क्लास में आइए देखते हैं। पूर्व में प्रकाश की किरणों को रंगहीन माना जाता था। इसके पूर्व जब न्यूटन ने यह नहीं बताया था कि प्रकाश की किरणों का कुछ रंग होता है, तो उसके पूर्व में प्रकाश की किरणों को रंगहीन माना जाता था। ये माना जाता था कि इनका कोई रंग, कोई रंग नहीं है। प्रिज्म ही प्रकाश के 7 रंगों को बनाता है। प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश के 7 रंगों को बनाता है। और पीछे आपने चित्र में समझा था कि प्रिज्म किस प्रकार से श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है। परंतु आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम आइजैक न्यूटन ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए न्यूटन ने कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो वह आइजैक न्यूटन ने किया था। तथा एक दूसरा प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के किरण पुंज को उन्होंने प्राप्त किया। 2 प्रिज्मों का उपयोग करके आइजैक न्यूटन ने एक किरण पुंज प्राप्त किया तथा बताया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। एवं यह बताया कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम बनाता है, प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है, प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है। और उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है, यानी कोई भी प्रकाश वह 7 रंगों में डिवाइड होता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश 2 प्रिज्मों के उपयोग से 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसी प्रकार यदि कोई भी प्रकाश सूर्य के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है, यानी 7 रंगों में विभाजित होता है, तो वह भी श्वेत प्रकाश कहलाएगा या श्वेत प्रकाश कहलाता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आई कि श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं और न्यूटन ने किस प्रकार से इसको प्रूफ किया। प्रिज्म के द्वारा, कांच के प्रिज्म द्वारा। कांच के उन्होंने 2 प्रिज्म लेकर सूर्य के स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया और यह बताया कि कौन सा प्रकाश श्वेत प्रकाश होगा। प्रकाश की श्वेत किरण विभिन्न आवृत्ति के लिए किरणों का सम्मिश्रण है। जो प्रकाश की श्वेत किरण है वह विभिन्न आवृत्ति के लिए किरणों का सम्मिश्रण है। अतः जब प्रकाश की श्वेत किरण
एक प्रिज्म से गुजरती है तो अलग अलग आवृत्ति की गतियां अलग अलग तरीके से कम होने के कारण अलग अलग कोणों पर झुकती है तथा प्रकाश एक स्पेक्ट्रम बनाती है तथा प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम बनाती है। ये चीज़ कल हमने आपको बताया था कि प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है वो किस प्रकार से बनता है, हमें वर्ड 7 वर्ड किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। यह अलग अलग प्रकाश के अलग अलग आवृत्ति होने तथा अलग अलग कोणों से मुड़ने के कारण, अलग अलग तरीके से गति करने के कारण, अलग अलग कोणों पर मुड़ने के कारण वह अलग अलग तरह के रंग प्रदर्शित करती है तथा प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम बनाती है। लाल रंग के लिए किरण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग के लिए किरण की आवृत्ति सबसे ज़्यादा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि लाल रंग के लिए जो किरण की आवृत्ति होगी वह सबसे ज़्यादा, अतः यह सबसे कम कोण पर मुड़ती है। जब स्पेक्ट्रम प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम बनाया जाता है तो सबसे पहले लाल रंग आता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह सबसे कम कोण पर मुड़ती है। जो लाल रंग के प्रकाश की किरण होगी वह सबसे कम कोण पर मुड़ती है। इस प्रकार से ये आपका प्रिज्म है। इसमें जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है प्रिज्म में तो यह उसको 7 रंगों में विभाजित करती है और सबसे पहला रंग जो होता है ये लाल रंग होता है। इस प्रकार से यह किरणों को मोड़ती है। जबकि बैंगनी रंग के लिए किरण की आवृत्ति सबसे कम होती है। यह बैंगनी रंग के लिए जो किरण की आवृत्ति होगी वह सबसे कम और लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा होगी और यह अधिकतम कोण पर मुड़ती है। और जो बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण होगी वह अधिकतम कोण पर मुड़ती है प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात। लाल रंग तथा बैंगनी रंगों की आवृत्ति अर्थात गति में इस अंतर के कारण स्पेक्ट्रम में लाल रंग सबसे ऊपर तथा बैंगनी रंग सबसे नीचे। जो बैंगनी रंग होगा वह सबसे नीचे बैंगनी। इस प्रकार से स्पेक्ट्रम में लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है और बैंगनी रंग सबसे नीचे रहता है या दिखाई देता है या सबसे नीचे दिखाई देता है। और कल हमने आपको इनके क्रम याद करने के लिए बताया था विव गैर। इस प्रकार से आप इनके क्रम को याद रख सकते हैं। ये आपका रेड यानी लाल है तो इधर से ये पहले नंबर पर आता है। सबसे कम कोण पर लाल रंग की किरण मुड़ती है और सबसे अधिक कोण पर आपकी बैंगनी रंग की किरण मुड़ती है। तो सबसे ऊपर हो गया लाल और सबसे नीचे बैंगनी। इसके बाद आता है लाल रंग तथा बैंगनी रंगों के लिए रंगों की आवृत्ति अर्थात गति में अंतर के कारण स्पेक्ट्रम में लाल रंग सबसे ऊपर तथा बैंगनी रंग सबसे नीचे दिखाई देता है।
ये अभी पीछे भी आपको हमने बताया कि यह किस प्रकार से लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे दिखाई देता है। इसका कारण है लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति अर्थात गति वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा ज़्यादा दूरी तय करता है। यह इसकी जो आवृत्ति है वह सबसे ज़्यादा होती है, इसी कारण यह सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है और सबसे ऊपर दिखाई देता है, जिसके कारण लाल रंग दूर से ही आसानी से दिख जाता है। आपने लाल रंग की बहुत सी वस्तुएं देखी होगी। लाल रंग की बहुत सारी आपने वस्तुएं देखी होंगी, तो आपको लाल रंग दूर से ही नज़र आता है। आप आज ही किसी वस्तु को दूर से जो लाल रंग की हो उसको देखिएगा तो वह आपको दूर से ही स्पष्ट नज़र आएगी, आसानी से दिख जाती है वह वस्तु जो लाल रंग की होगी। तथा वाहनों को दूर से ही रुकने का संकेत या खतरे की सूचना मिल जाती है। इसी कारण से यातायात में लाल रंग का उपयोग रुकने या खतरे के लिए किया जाता है। संकेत के रूप में इसका उपयोग यातायात में किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल रंग का उपयोग यातायात में लाल रंग का ही उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको आंसर देना है कि जो लाल रंग की आवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसी कारण वह सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है और उसको आसानी से दूर से देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से दूर से ही देखा जा सकता है। इसीलिए लाल रंग को यातायात में प्रयोग किया जाता है संकेत के रूप में। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि लाल रंग का उपयोग यातायात में क्यों किया जाता है। और आपने ट्रेन के सिग्नल भी देखे होंगे, वहाँ पर भी लाल कलर का यूज खतरे के लिए किया जाता है। ट्रेन को जब रोकना होता है तो वहाँ पर लाल कलर का सिग्नल दिया जाता है और ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन क्या करती है? रुक जाती है। जैसे ही ट्रेन का ड्राइवर लाल कलर का सिग्नल देखता है वो ट्रेन को तुरंत रोक देता है। तो इसके आगे का टॉपिक है इंद्रधनुष। आपने आसमान में इंद्रधनुष बनते देखा होगा और शायद ये भी जानते होंगे कुछ चीज़ें कि यह क्यों बनता है, और अगर ना जानते हों तो आइए इसको समझते हैं कि यह क्यों बनता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो कि आकाश में प्रायः वर्षा के तुरंत बाद दिखाई देता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो कि वर्षा के तुरंत बाद दिखाई देता है। वो इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। और वर्षा के बाद वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदें, वर्षा के बाद जैसे ही वर्षा होती है उसके तुरंत बाद जो वायुमंडल में जल की सूक्ष्म बूंदें होंगी वो सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की तरह कार्य
करती हैं, क्योंकि जो वर्षा की बूंद होगी वह पारदर्शी होगी, प्रिज्म की तरह की होगी, तो वह छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह कार्य करने लगती हैं। ये जो बूंदें होंगी तो वर्षा के बाद ये छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह कार्य करने लगती हैं। और आपको पता है कि प्रिज्म क्या करता है, श्वेत प्रकाश को यह 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। तो इसी प्रकार से जब बूंद, यह वर्षा की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करने लगेंगी, तो ये बूंदें भी जो सूर्य का प्रकाश होगा उसको 7 रंगों में डिवाइड करेंगी, विभाजित करेंगी। सूर्य से आपतित किरणों को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं और परावर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण के प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचाने के लिए, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है, विभिन्न वर्ण के प्रेक्षण नेत्रों तक पहुंचते हैं। तो इन्हें, इस जो क्रिया है उसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। और जब इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देता है तो वह 7 कलर का दिखाई देता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। आप कभी भी जब इंद्रधनुष बने तो इसको देखिएगा कि यह सूर्य के, मान लीजिए सूर्य जो है पूर्व में है, पूरब दिशा में है, तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा। और यदि सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूर्व में बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंद्रधनुष रेनबो सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि इंद्रधनुष क्यों और कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष जब वर्षा होती है तो वर्षा के तुरंत बाद जो वायुमंडल में वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, तो वह बूंदें क्या करती हैं, प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती हैं। और प्रिज्म क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में डिवाइड करता है। इसी प्रकार से प्रिज्म, जो वर्षा की बूंदें होंगी, वह भी सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में डिवाइड कर देंगी और आसमान में एक स्पेक्ट्रम दिखेगा, उसी का नाम है इंद्रधनुष, जो कि 7 रंगों का होता है। इसके बाद आता है कृत्रिम इंद्रधनुष। ये तो आपने प्राकृतिक इंद्रधनुष के बारे में समझा। अब कृत्रिम इंद्रधनुष, कृत्रिम रूप से इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसको आइए समझते हैं। शीशे का एक ग्लास या बीकर लीजिए। आप इसको प्रैक्टिकली रूप में भी बना सकते हैं। प्रिज्म, वो इंद्रधनुष को यानी कृत्रिम रूप में भी बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक बीकर लेना है। आपको एक बीकर लेना है। ये आपका एक बीकर हो गया या ग्लास हो गया, और ग्लास को साफ जल से, ग्लास को आप साफ जल से भर दीजिए। फिर क्या करना है कि किवाड़ या खिड़की के किसी छिद्र से आती प्रकाश की तिरछी पतली पुंज को ग्लास से होकर गुजरने दीजिए।
मान लीजिए ये आपका घर है और ये यहाँ पर कोई खिड़की लगी हुई है, तो इस खिड़की से प्रकाश की एक किरण यहाँ पर ये किरण पुंज आ रहा है। तो इस किरण पुंज को आप ग्लास से होकर गुजरने दीजिए। इसके बाद क्या होगा, इसके लिए ग्लास को सही जगह पर समंजित कीजिए। इसके लिए ग्लास को आप सही जगह पर एक समंजित कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। ग्लास के दूसरी तरफ प्रकाश के किरण के विपरीत दिशा में, क्योंकि जो इंद्रधनुष है वह जो सूर्य है उसकी विपरीत दिशा में बनेगा, क्योंकि किरण इधर से आ रही है तो इंद्रधनुष इसकी विपरीत दिशा में बनेगा। तो आपको एक क्या करना है, विपरीत दिशा में एक कागज का पर्दा या श्वेत वस्त्र का पर्दा रखना है। तो आपको यहाँ पर एक पर्दा रखना है और क्या होगा कि आप देखेंगे कि पर्दे पर इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा या बनेगा। यहाँ पर इसका 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको इन किरणों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो यह कृत्रिम रूप से इंद्रधनुष बनाना आपको एक प्रैक्टिकल के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि आप कृत्रिम इंद्रधनुष किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से उसको देख सकते हैं कृत्रिम रूप से इंद्रधनुष को बनाकर। तो आपको ये प्रैक्टिकल घर में आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक ग्लास लेना है और ग्लास आपका कांच का होना चाहिए या पारदर्शी होना चाहिए। अगर पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश उसमें प्रवेश ही नहीं करेगा, तो आपको इंद्रधनुष प्राप्त नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि ग्लास जो लेना है वह पारदर्शी लेना है। इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक वायुमंडलीय परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, इसको आइए समझते हैं। वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई में अंतर के कारण प्रकाश की तरंगों या किरणों के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्या करते हैं इसमें कि वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई, वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई में अंतर, वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई में अंतर के कारण प्रकाश की तरंगों या किरणों के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के कारण वायु के तापमान में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे वायु ऊपर जाएगी वह तापमान में उसके परिवर्तन होगा। यह तापमान में परिवर्तन विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। जैसे आपने साइंस में पिछली क्लासेज में भी पढ़ा होगा और आपको बताया गया होगा कि जो गर्म वायु होती है, गर्म वायु, वह क्या करती है, ऊपर उठती है। गर्म वायु जो होगी वह ऊपर उठेगी और जब वह ऊपर उठेगी तो उसके तापमान में परिवर्तन होगा। यदि वह गर्म है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी वह ऊपर जाकर ठंडी होगी और जब ठंडी होगी तो वहाँ पर कोई ना कोई घटक कार्य करेगा, तभी वह ठंडी होगी। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा का तापमान कम होता जाता है। जैसा कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि गर्म वायु ऊपर उठती है और गर्म वायु जब ऊपर उठती है तो यह यहाँ पर इसका तापमान
क्या होगा, कम हो जाता है। और गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में कम सघन होती है। जो गर्म हवा होगी ये कम सघन होती है, और यह जो ये ठंडी वायु होगी, ठंडी वायु ये आपकी ज़्यादा सघन होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो गर्म वायु होगी उसके जो कण होंगे वो दूर दूर होंगे, और जो ठंडी वायु होगी इसके कण पास पास आ जाएंगे, इसलिए यह ज़्यादा सघन होगी, जिसके कारण अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं अस्थिर होती हैं। इसकी जो भौतिक अवस्थाएं होंगी वह अस्थिर हो जाएंगी। अतः तापमान में अंतर के कारण अपवर्तक माध्यम की अस्थिरता के कारण गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती है तथा वस्तु हिलती हुई प्रतीत होती है। आपने भट्ठियां देखा होगा या फिर ईंट भट्ठा देखा होगा। मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ईंट भट्ठा है और यह बड़ी तेजी से धधक रहा है। तो जब यह धधकता है तो क्या होता है कि आपने अगर देखा हो तो इससे जो वायु निकलती है गर्म वायु, और उसके उस पार जब आप देखते हैं इस वायु के उस पार, तो वस्तुएं हिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका कारण यही है कि इसकी भौतिक अवस्था स्थिर होती है। तापमान में अंतर के कारण, अपवर्तक माध्यम की अस्थिरता के कारण वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित रहती है, इसीलिए वस्तु हिलती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए यह वस्तु, कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है और इधर से हम यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो यह इस वस्तु को जब देखेगा तो यह इसको हिलती हुई दिखाई देगी। और आपको क्लियर हो गया होगा कि यह क्यों हिलती हुई दिखाई देती है। तो यह तापमान में अंतर के कारण क्या होता है कि उसकी भौतिक अवस्थाएं अस्थिर होती हैं। तो तापमान में अंतर के कारण, माध्यम की अस्थिरता के कारण गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति दिखाई देती है, ना कि वास्तविक स्थिति। इसीलिए वस्तु हमें हिलती हुई प्रतीत होती है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे कि ये सब किस प्रकार से होता है। किसी अलाव, जैसा कि अभी मैंने आपको एक भट्ठे का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से आपने अलाव देखा होगा। ठंडियों के मौसम में, ठंड के मौसम में लोग अलाव तापते हैं। खासकर गांव के लोग अलाव का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं शहरों की अपेक्षा। तो आपको इस उदाहरण में देखना है कि किसी अलाव जलती हुई आग, किसी अलाव जलती हुई आग या दूसरी तरफ रखी वस्तुओं को देखने पर वह वस्तु हिलती हुई अर्थात अस्थिर नजर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलाव के ऊपर की गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। जैसा कि अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में भट्ठे का जो एग्जाम्पल लिया, इसमें आपको बताया कि यह गर्म वायु, इसकी जब लपटें ऊपर उठेंगी तो हम जब उससे होकर किसी वस्तु को देखेंगे तो वह वस्तु हिलती हुई प्रतीत होगी। तो जब वह हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है, तब
जो कि आग के ऊपर स्थित वायु को अस्थिर कर देती है। क्योंकि अलाव से जो आग निकलेगी वह गर्म होगी और ऊपर की वायु ठंडी, तो जब यह गर्म वायु ऊपर उठेगी तो वह ठंडी वायु को अस्थिर कर देगी तथा उस स्थान के दूसरी ओर रखी वस्तु को देखने पर वह हिलती हुई नजर आती है। तो अब इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम किसी जलती हुई वस्तु या गर्म वस्तु से उधर जब वस्तुओं को देखते हैं तो वह हिलती हुई क्यों दिखाई देती हैं। तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय मतलब सुबह का समय, विलंबित सूर्योदय मतलब शाम को जब सूर्य अस्त होता है, विलंबित सूर्यास्त है यहाँ पर, रेगिस्तान में बनने वाली मारीचिका या मृग मरीचिका आदि वायुमंडलीय अपवर्तन का ही परिणाम है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के 3 उदाहरण दीजिए, तो आपको यहाँ पर उदाहरण देना है तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, रेगिस्तान में बनने वाली मृग मरीचिका आदि वायुमंडलीय अपवर्तन का ही परिणाम है, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन के ये उदाहरण हैं। इस प्रकार से ये आपको क्लियर हो गया होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके बाद आगे चलेंगे। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अब चलते हैं आज के सवाल पर। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल चित्रकूट एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अपने दोस्तों से भी कहें कि चित्रकूट एकेडमी में सभी विषयों की विस्तृत क्लासेज चलाई जा रही हैं और आपको जहां पर समझ में ना आए वहां पर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल, आज का सवाल यह है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? इसको उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।